सभी बच्चे एक बार कमेंट में अपना नाम लिख दें। तो चलिए हम लोग अब शुरू करते हैं। तो कल के लेक्चर में हम लोगों ने लास्ट में कुछ न्यूमेरिकल को देखा था, आज उसके आगे से शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करते हैं बच्चों हम लोग अपने पहले क्वेश्चन से। अब बच्चों आज जितने भी क्वेश्चन हम लोग पढ़ने वाले हैं, मैं आप लोगों को कुछ ऐसे ट्रिक बताऊंगा जिससे आप लोग बड़े से बड़े इस टाइप के प्रश्नों को बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। तो बच्चों हम लोग शुरुआत करते हैं। अब क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको ट्रिक ही बता देता हूँ, ताकि जो लोग पहले आए हैं उन लोगों को थोड़ा सा फ़ायदा मिलना चाहिए। तो देखिए बच्चों, आप लोगों को यूज क्या करना है ट्रिक। अगर कभी क्वेश्चन आपको इस टाइप का आ जाए कि आपको दिया गया हो, क्वेश्चन में यह बताया गया हो कि हमारे पास कोई पिंड है, कोई एक वस्तु है। मान लेते हैं यहाँ पे हमारे पास कोई एक वस्तु है जो प्रारंभ में विरामावस्था में है। प्रारंभ में वस्तु क्या है? विरामावस्था में। अब इसमें अचानक विस्फोट हो गया या किसी कारणवश ये कई टुकड़ों में बट गया। शुरू में ये कैसा था? विराम अवस्था में था, विराम में था। अचानक विस्फोट हुआ या कोई कुछ प्रक्रिया हुआ और ये विस्फोट के बाद बट गया कई घटकों में। ये विस्फोट के बाद हम लोग मानते हैं कई घटकों में बट गया। अब जैसे क्वेश्चन क्या देगा, कभी 3 टुकड़ों में बट गया, 2 टुकड़ों में बट गया, कुछ भी। जैसे मान लें यहाँ पे इसके 3 टुकड़े हो गए, एक टुकड़ा ये हो गया, दूसरा टुकड़ा यहाँ, तीसरा टुकड़ा ये हो गया। अगर कभी इस टाइप का क्वेश्चन दे दे, अक्सर क्या होता है इस टाइप के क्वेश्चन में, 2 कणों का वेग आपको दे देगा और किसी एक का पूछ लेगा, या तो किसी 2 का द्रव्यमान दे देगा, किसी एक का द्रव्यमान पूछ लेगा। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लें इसका द्रव्यमान था आपका बच्चों, इसका स्टार्टिंग में द्रव्यमान m1 मान लेते हैं हम लोग, m द्रव्यमान, और इस कण का है m1, इसका m2 और इसका m3। और यहाँ एक चीज़ तो कंफर्म है कि इन तीनों का जो योग होगा वो m के बराबर, क्योंकि पूरा द्रव्यमान m है। विस्फोट के बाद तीन अलग अलग टुकड़ों में या 3 या 4 टुकड़ों में टूट गया है। अब बच्चों इसमें अगर कभी आपसे पूछ ले 2 का द्रव्यमान या वेग दे के किसी तीसरे का पूछ ले, तो इसमें देखिए आप लोग ट्रिक क्या लगाएंगे। नॉर्मली बच्चों हम लोगों को पता है इस टाइप में हम लोग लगाते हैं संवेग संरक्षण का नियम। अब संवेग संरक्षण के नियम में बताया जाता है आप लोगों को, यदि किसी वस्तु पर या किसी निकाय पर कोई बाह्य बल ना लगे तो टक्कर के पूर्व जितना संवेग है या विस्फोट के पहले जितना संवेग है, विस्फोट के बाद भी संवेग उतना ही होगा। तो अगर बच्चों हम इस टाइप के कंडीशन की बात करें तो यहाँ विस्फोट के पहले जो कुल संवेग होता है बच्चों वो होता है 0। विस्फोट के पहले क्यों 0 होता है, बात करते हैं इसकी। अब क्योंकि बच्चों विस्फोट के पहले ये विराम अवस्था में है, विराम अवस्था में तो इसका वेग u क्या होगा? प्रारंभिक वेग होगा 0। और जब बच्चों प्रारंभिक वेग इसका 0 होगा तो जाहिर सी बात है इसका प्रारंभिक संवेग भी 0 होगा, क्योंकि संवेग p बराबर mv, 0 आ जाएगा। अब विस्फोट के बाद का संवेग, तो बच्चों विस्फोट के बाद ये 3 टुकड़ों में बट रहा है, ये 4 जैसा भी आपके क्वेश्चन में दिया हो, 3 4 2। अब हमने माना 3, तो इन तीनों टुकड़ों का जो द्रव्यमान होगा वो संवेग होगा। पहले का हम लोग मानते हैं बच्चों P1, दूसरे का हम लोग मान लेते हैं P2 और तीसरे का हम लोग मान लेते हैं P3। तो बच्चों इन तीनों
के संवेग का जो योग होगा वो भी कितना होगा, 0 के बराबर, क्योंकि संवेग संरक्षण का सिद्धांत यही कहता है कि विस्फोट के पूर्व कुल संवेग बराबर विस्फोट के बाद कुल संवेग। अब इतना तो पता बच्चों, हम लोग संवेग संरक्षण से हम लोग बोल सकते हैं कि तीनों कणों का संवेग वो क्या होगा, जोड़ने पे टोटल 0 होगा। ये बच्चों अगर हम इसी में से किसी एक को पक्षांतर कर दें तो हम लोग लिख सकते हैं पक्षांतर करके P3, मान लो हम लोग बच्चों P3 को इधर लाते हैं तो हम लोग लिख सकते हैं -P3 बराबर P1 प्लस P2। अब इसका क्या निष्कर्ष है बच्चों, तो इसका निष्कर्ष ये है कि इन दोनों का जो योग होगा, किसी भी दो कणों के संवेग का जो योग होगा वो तीसरे वाले कण के संवेग के बराबर होगा। माइनस चिन्ह बचा कि दिशा विपरीत होगा, लेकिन हमें उसकी अभी चिंता नहीं करना। हम लोग सिर्फ अगर परिमाण की बात करें बच्चों तो परिमाण में P3 के संवेग का जो परिमाण होगा वो बराबर होगा P1 और P2 के परिमाण के। अगर हम लोग सिर्फ परिमाण की बात करें, दिशा की बात ना करें, आंकिक मान ले लें, हम लोग क्या ले रहे हैं बच्चों, सिर्फ इसका आंकिक मान ले रहे हैं, आंकिक मान, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में लोग बच्चों किसी भी एक का मान बाकी दो के बराबर दिखा सकते हैं। तो ऐसे यहाँ भी P3 का जो मान होगा बच्चों वो क्या होगा, P1 और P2 के योग के बराबर होगा परिमाण रूप में। या अगर सदिश रूप में लिखना चाहे बच्चों हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, सदिश रूप में पहले कण का संवेग प्लस दूसरे कण का संवेग बराबर तीसरे कण का संवेग। तो अब बच्चों ये एक चीज़ आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए, ये इसको हम लोग अब फार्मूले के रूप में डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं ताकि हमारा सवाल आसान हो जाए। अगर कभी इस टाइप का देगा कि कोई कण विरामावस्था में था, अचानक उसमें हो गया विस्फोट और विस्फोट के बाद ये कुछ कणों में बट गया, 3 4 जितने भी कण दिया हो। अब तो हम लोग क्या लिखेंगे, लिख देंगे अगर 3 कणों में बटा है तो हम लोग सीधे लिखेंगे कि P3 बराबर P1 प्लस P2, यानी तीसरे कण का जो संवेग होगा बाकी दोनों कणों के संवेग के बराबर होगा योग के। अगर 4 कण है तो हम लोग लिख देंगे बच्चों क्या, अगर 4 कण इसी में होता तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे चौथे कण का संवेग ये बराबर होगा किसके, P1 प्लस P2 प्लस P3 के। ऐसे जितने भी कण होंगे हम लोग लिख सकते हैं। तो एक चीज़ तो बच्चों ये बन गया आपका फार्मूला। दूसरा देखिए, दो सदिशों को अगर जोड़ना हो तो बच्चों दो सदिशों को जोड़ने के लिए देखिए एक सूत्र होता है। अगर दोनों सदिश लंबवत हों, यदि, पहला चीज़ बच्चों ये आपको याद रखना। दूसरा, यदि दो सदिश लंबवत हों, यदि दो सदिश एक दूसरे के लंबवत हों, यानी कोई एक राशि है जो इस दिशा में है, दूसरा सदिश उसके 90 डिग्री पे किसी और दिशा में हो, और उन दोनों को अगर जोड़ना हो तो बच्चों इसको जोड़ने का सूत्र होता है, योग का सूत्र क्या होता है आपका, ये हो जाएगा अंडर रूट में पहले सदिश का परिमाण प्लस दूसरे सदिश का परिमाण, ये होता है जोड़ने का फार्मूला। अब जैसे यहाँ चित्र में अगर P1 P2 को जोड़ना है बच्चों तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं जोड़ के अंडर रूट में P1 का स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर। अगर ये दोनों लंबवत होंगे तब हम लोग जोड़ के ये फार्मूला लगा सकते हैं जोड़ने के लिए। तो दूसरा पॉइंट बच्चों आप लोग ये याद रखिए, अगर दो सदिश लंबवत हो तो उनको जोड़ने का सूत्र ये होता है। अब ये 2 पॉइंट बच्चों आप लोग नोट कर लीजिए। हम लोग अब बढ़ते हैं आगे सवाल की तरफ अपने। अगर बच्चों आप लोगों ने ये दोनों पॉइंट नहीं समझा है तो आप लोग सवाल भी आगे लगा नहीं पाएंगे। तो अगर कोई बच्चा लेट आया है, वीडियो में अभी आया है, तो पहले इस वीडियो को बैक करके जितना हमने समझाया उसको पहले देख लो, तब जाके फिर आगे के न्यूमेरिकल देखो, नहीं तो न्यूमेरिकल समझ नहीं पाओगे। तो शुरुआत करते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन से। तो बच्चों क्वेश्चन कह रहा है, विस्फोट द्वारा एक चट्टान 3 टुकड़ों में विच्छिन्न हो जाता है। अभी हमने वो चीज़ समझा बच्चों, यहाँ पे क्या करा कि एक चट्टान है जो विस्फोट के बाद 3 टुकड़ों में बट जा रहा है और तीनों टुकड़ों के द्रव्यमान दिया है क्रमशः 200 ग्राम, 100 ग्राम, 2 टुकड़ों का दिया बच्चों।
दो टुकड़ों का द्रव्यमान दिया है, एक का दिया 200 ग्राम, एक का दिया 100 किलोग्राम, और ये दोनों परस्पर 90 अंश के कोण बनाते हैं, 90 अंश का कोण बना रहा है। अब फिर कह रहा है बनाते हुए 8 मीटर प्रति सेकंड और 12 मीटर प्रति सेकंड के वेग से दूर गति करते हैं। यदि तीसरे टुकड़े का वेग 25 मीटर प्रति सेकंड हो तो उसका द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों हमने अभी बताया जब भी कभी इस टाइप का क्वेश्चन दे दे कि कोई एक कण है उसमें ब्लास्ट हुआ और ब्लास्ट होने के बाद ये 2 या 2 से अधिक कणों में टूट गया, अगर स्पेशली 3 कणों में टूटा है, तब इस कंडीशन में हम लोग लिख सकते हैं तीसरे कण का जो संवेग होगा P3 उसका योग बाकी जो 2 कण हैं उनके संवेग के योग के बराबर होगा। अभी हमने वो चीज़ समझाया आपको। तो बच्चों हम लोग यहाँ भी लिख सकते हैं, वही चीज़ हम लोग यहाँ भी लगा सकते हैं डायरेक्टली, संवेग संरक्षण के नियम से हम लोग लिख सकते हैं। तो डायरेक्टली हम लोग लिख संवेग संरक्षण के नियम से तीसरे कण का संवेग ये बराबर होगा पहले कण का संवेग प्लस दूसरे कण का संवेग। अब चूंकि दोनों कण लंबवत हैं बच्चों, दिया 90 अंश के कोण पे दोनों कण हैं, तो इन दोनों को अगर 90 अंश के कोण पे इन दोनों को जोड़ना, क्योंकि बच्चों संवेग सदिश राशि है और सदिशों को जोड़ने का सूत्र क्या होता है आपको अभी बताया, वो भी सदिशों को जोड़ने का सूत्र होता है, अगर परिमाण निकालना जोड़ के तो इसका फार्मूला हो जाएगा अंडर रूट में P1 का स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर, ये लगा देंगे हम लोग P3 बराबर। अब इस सूत्र को आप चाहे ऐसे याद कीजिए या डायरेक्टली इस तरीके से याद कर लीजिए परिमाण ज्ञात करने के लिए, तब भी सही है। अब यहाँ पे बच्चों P3 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, P3 की जगह लिख सकते हैं M3 तीसरे कण का वजन गुणे तीसरे कण का वेग बराबर, इधर लिख सकते हैं हम लोग P1 की जगह पे M1 पहले कण का द्रव्यमान गुणे पहले कण का वेग और पूरे का वर्ग कर देंगे, फिर प्लस ऐसे इधर दूसरे कण का द्रव्यमान M2 गुणे दूसरे कण का वेग, इसका भी वर्ग कर देंगे। वैल्यू रख देते हैं हम लोग बच्चों यहाँ पे। अब तो M1 का मान है, M3 का मान कितना है पहले क्वेश्चन में देख लेते हैं। तो M3 तीसरा जो कण है, पहले कण का दिया बच्चों 200 ग्राम, दूसरे कण का दिया द्रव्यमान 100 ग्राम और तीसरे कण का पूछा गया। तो यहाँ पे M1 की जगह पे हम लोग रख देते हैं 200 ग्राम। तो 200 ग्राम का मतलब 0.2 किलोग्राम, क्योंकि हमने बच्चों किलोग्राम में बदल के रखना पड़ेगा, तो ये जगह 0.2 किलोग्राम गुणे वेग कितना पहले कण का, तो पहले कण का जो वेग है वो है 8 मीटर प्रति सेकंड। एक मिनट बच्चों, कहाँ गया ये, हाँ तो पहले कण का है 8 मीटर प्रति सेकंड, तो यहाँ रख देंगे V1 का मान 8 और पूरे का वर्ग कर देंगे हम लोग, फिर प्लस M2 का मान बच्चों कितना है 100 ग्राम, तो 100 ग्राम को किलोग्राम में बदलेंगे 0.1 आ जाएगा, और वेग बच्चों इसका है V2 12 मीटर प्रति सेकंड, तो 12 गुणे में कर देंगे पूरे का वर्ग। अब यहाँ बच्चों तीसरे कण का द्रव्यमान पूछा है, तो M3 तो कुछ करेंगे नहीं, वैसे रख देंगे हम लोग। V3 का मान दिया 25 मीटर प्रति सेकंड, तीसरे कण का वेग दिया 25, तो यहाँ मान रखेंगे 25। अब बच्चों इसी को सॉल्व हम लोग करेंगे, आ जाएगा हमारा आंसर। सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना आता है। तो
इसको बच्चों आप लोग ये गुणा कर दिया जाएगा बच्चों 1.6 पूरे का वर्ग। एक चीज बच्चों ध्यान देना, ये ग्राम नहीं, गलती हम लोगों ने कर दिया। वजन जो 200 किलोग्राम बच्चों, तो सीधे 200 ही रखेंगे हम लोग। ये देखो थोड़ा सा गलत हो रहा था, तभी सोचें क्यों गलत हो रहा है। द्रव्यमान जो दिया गया बच्चों वो किलोग्राम में ही दिया गया, 200 किलोग्राम, तो यहाँ पे गलती हो रहा था। यहाँ हम लोग सीधे रखेंगे m1 का मान 200 किलोग्राम, तो डायरेक्टली लिखेंगे 200 गुणे वेग इसका है 8 पूरे का वर्ग कर देंगे, और m2 का मान है बच्चों 100 किलोग्राम और वेग इसका है 12, तो यहाँ पूरे का वर्ग कर देंगे। अब बच्चों हल करेंगे हम लोग, तो ये आ जाएगा रूट में, अब जिसको आप गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 8 दूनी 1600 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 1600 का वर्ग, प्लस इधर आपका बच्चों हो जाएगा 1200 इसका भी वर्ग, और यहाँ तो 25 बच्चों है ही। अब बच्चों इसका आप वर्ग करके अगर गुणा करेंगे तो जोड़ेंगे तो बच्चों ये आएगा पूरा आपका। इसको देखिए, अगर बच्चों हो सकता है आप लोगों को जो 9th के बच्चे उन लोग हल करने में दिक्कत हो तो आप लोग देखिए इसको तोड़ सकते हैं, अगर दिक्कत आप लोगों को लगे तो देखिए कैसे आप तोड़ सकते हैं। 1600 को बच्चों आप लिख सकते हैं 16 गुणे 100, का वर्ग, प्लस 1200 को बच्चों लिख सकते हो 12 गुणे 100। जो बड़े बच्चे हो तो लगा लेंगे, जो लोग मैथ्स थोड़ा कमजोर हो उनके लिए ये बता रहे हैं, ये लिख देंगे आप लोग। अब 100 पूरे में आप लोग कॉमन कर सकते हैं, और जब बच्चों आप 100 कॉमन करेंगे तो ये वर्गमूल से बाहर निकल के आ गया 100 हो जाएगा। अब बचेगा कितना अंदर, अंदर बचेगा 16 का वर्ग और प्लस 12 का वर्ग, तो 16 का वर्ग बच्चों कितना होता है 256, और 12 का वर्ग हो जाएगा बच्चों 144, और इसको जोड़ेंगे जब आप बच्चों तो ये आ जाएगा आपका 400, ये हो जाएगा 100, इधर बच्चों कितना हमारा m3 गुणे 25, और यहाँ बच्चों जुड़ के अंडर रूट में आएगा 400, 400 का वर्गमूल होता है 20, 400 का वर्गमूल 20 हो जाएगा। अब बच्चों ये काट दो, 25 चौका 100 और 20 चौक 80, तो ये m3 बराबर बच्चों कितना आ गया आपका 80 किलोग्राम। ये हो गया बच्चों आपका पहला आंसर। अब बच्चों इसी टाइप का हम लोग एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहां देखिए थोड़ा सा ये आसान क्वेश्चन, उससे क्वेश्चन दिया गया है, स्थिर अवस्था में पड़ा एक बम 3 समान टुकड़ों में विभक्त हो जाता है। फिर से बच्चों उसी टाइप का क्वेश्चन है, बम स्थिर अवस्था में पड़ा हुआ है और 3 टुकड़ों में विभक्त हो जा रहा है। तो यहां भी हम लोग लिख सकते हैं तीसरे कण का जो संवेग होगा P3 वो होगा P1 और P2 के योग के बराबर, यानी पहले कण का संवेग और दूसरे कण के संवेग के बराबर होगा सदिश रूप में। या बच्चों इसको हम लोग को अंक में मान ज्ञात करना, दिशा में हमें हल करना नहीं, तो हम लोग परिमाण के रूप में इसको लिख लेते हैं। P3 हमारा कितना हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा अंडर रूट में P1 का वर्ग प्लस P2 का वर्ग, परिमाण अगर ज्ञात करना हो। अब ये क्यों लिख रहा है हम लोग ये लिखा क्यों, यहाँ ध्यान देना बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है 3 टुकड़ों में बट रहा है, तो हम लोग ये सूत्र लगा सकते हैं, कंफर्म है। अब आगे कह रहा है कि उनमें से 2 टुकड़े परस्पर समकोण पर हैं, यानी P1 और P2 हम लोग मान रहे हैं कि दोनों समकोण पे हैं, और जब दोनों ये समकोण पे बच्चों तो इनको जोड़ने का फार्मूला ये होता है अंडर रूट में P1 का स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर। अगर दो सदिश परस्पर 90 अंश के कोण पे हों, जैसे मानते हैं बच्चों P1 इस दिशा में है और P2 90 अंश के कोण पे इस दिशा में है, और दोनों को जोड़ना हो तो जोड़ने का फार्मूला ये हो जाएगा बच्चों, और इसका योग P3 के बराबर आएगा, हमें पता है नियम से, समवेग संरक्षण के नियम से। वीडियो के शुरुआत में ही हमने ये चीज़ समझा दिया था। तो अब बच्चों यहाँ मान रखते हैं, तो ये हमारा हो गया P3 की जगह पर लिख सकते हैं बच्चों M3 V3
P1 की जगह पे हम लोग बच्चों लिख सकते हैं m1 v1 का स्क्वायर पूरे का स्क्वायर प्लस P2 की जगह लिख सकते हैं m2 और v2 का स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ मान रखते हैं हम लोग, तो मान हम लोग जब रखेंगे बच्चों तो अब यहाँ पे कहते हैं तीनों टुकड़ों का द्रव्यमान समान है, यानी m3 m1 और m2 का मान समान, तो इसकी जगह पे हम लोग m रख देते हैं क्योंकि क्वेश्चन में कहा तीनों का समान है। तो m1 बराबर m2 बराबर m3 पूरे का मान हम लोग मानते हैं m, क्योंकि तीनों का मान बराबर है। क्वेश्चन में कह दिया है समान, यहाँ क्वेश्चन में बच्चों कह दिया आप लोग देख सकते हैं समान टुकड़ों में विभक्त हुआ है, तो यानी तीनों टुकड़ों का वजन सेम होगा बच्चों। तो तीनों को हम लोग सेम मान सकते हैं बच्चों। अब आगे चलते हैं। वेग बच्चों, तीसरे कण का वेग पूछा, अगर तीसरे टुकड़े का वेग बताना है और तीसरे का बताना है और बाकी दो का दिया, एक का वेग दे दिया 9 मीटर प्रति सेकंड और एक का दिया 12, तो दोनों का हमें दे दिया है 9 और 12 और एक का पूछ रहा है। तो चलते हैं हम लोग सवाल की तरफ। अब यहाँ पे बच्चों हम लोग m3 की जगह पे रखेंगे m3 की जगह पे रखेंगे m, v3 ज्ञात करना तीसरे कण का वेग अंडर रूट में, फिर m1 का मान भी m रखेंगे, v1 का मान 9 का वर्ग प्लस m2 का मान m क्योंकि उसका भी द्रव्यमान है गुणे v2 का मान 12 पूरे का वर्ग कर देंगे हम लोग यहाँ पे फिर से। अब बच्चे m तो कॉमन होकर कट जाएगा पूरा, n वर्गमूल से पूरा हम लोग कॉमन कर लेंगे तो ये तो कट जाएगा m से m। v3 बराबर हमारा आ जाएगा बच्चों अंडर रूट में 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। अब बच्चों आप लोग पता है 9 का वर्ग कितना होता है 81 प्लस 12 का वर्ग 144। अब बच्चों जब आप लोग इसको जोड़ेंगे तो ये आएगा जोड़ने पे 225, और 225 इसका वर्गमूल क्या होता है बच्चों। अगर आप लोगों ने वर्गमूल निकालने का ट्रिक वाला वीडियो देखा होगा जो हमने बताया था अपने 60 वीडियो में डाला था इसे अपने, तो आप लोग इसको देख के ही बता सकते हैं इसका आंसर कितना आएगा 15। इसका वर्गमूल आएगा कितना बच्चों 15 मीटर प्रति सेकंड। शुभम साहनी क्या पूछ रहे हो। अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना तो कमेंट कर सकता है। तो देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें। अब क्वेश्चन बच्चों कह रहा है यहाँ पे एक रॉकेट, सबसे पहले बच्चों हम लोग रॉकेट ही लेके चले आते हैं। ये बच्चों आ गया हमारा रॉकेट उड़ता हुआ आसमान में। अब वजन इस रॉकेट का बच्चों कितना दिया है, वैसे असली वाला तो बहुत भारी होता है उतना दिया भी है, लेकिन हमारा वाला थोड़ा हल्का लग रहा है। तो बच्चों इस रॉकेट का वजन हम लोग मान लेते हैं कितना 10,000 किलोग्राम। ये क्वेश्चन में दिया है रॉकेट का वजन कितना बच्चों 10,000 किलोग्राम। अब ये 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से ऊपर की तरफ विस्फोटित किया गया, यानी ऊपर की तरफ जो त्वरण है बच्चों इस पे लग रहा है वो कितना है 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ये दिया गया है। तो पूछ रहा है बच्चों विस्फोट के समय प्रारंभिक प्रलोद यानी कि बल, देखो प्रलोद भी बच्चों बल ही होता है। अब क्वेश्चन कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाएं इसलिए बल ना लिख के प्रलोद शब्द लिख देता है, तो ये भी एक बल ही है। यानी आपसे पूछ रहा बच्चों शुरू में विस्फोट के समय इस पर कितना बल लगा है। तो बच्चों ध्यान देना जब ये रॉकेट इतने त्वरण से ऊपर की तरफ जाएगा तो रॉकेट पे एक नहीं बल्कि 2 बल लगते हैं बच्चों, रॉकेट पे 2 बल लगते हैं। अब ऊपर ले जाने के लिए जो बल लग रहा है बच्चों प्रलोद बल, वो अगर हम लोग मान ले बल कितना है
ऊपर ले जाने के लिए जो बल लग रहा है वो जो हम लोग मान लेते हैं वो प्रणोद बल को x मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। प्रणोद बल को हम लोग क्या मान लेते हैं, ऊपर की तरफ जो लग रहा माना प्रणोद बल x है। तब नेट बल बच्चों कितना लगेगा रॉकेट पे, तो नेट बल जो लग रहा है टोटल वो हो जाएगा F बराबर x माइनस mg। अब ऐसा क्यों बच्चों हम लोगों ने लिखा, रॉकेट पे एक बल लग रहा ऊपर की तरफ और पृथ्वी जो होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल लगाएगा नीचे की तरफ। भैया पृथ्वी ठहरी हमारी पृथ्वी, रॉकेट हो चाहे कुछ भी हो गुरुत्वाकर्षण बल तो ये लगाएगा ही। तो जब ये गुरुत्वाकर्षण बल लगाएगा नीचे की तरफ कितना mg, तो बच्चों इस पे दो बल, एक तो ऊपर की तरफ लगा प्रणोद बल जो शुरू में रॉकेट को ऊपर उठाना चाह रहा है x, और नीचे की तरफ बल लग रहा पृथ्वी वाला गुरुत्वाकर्षण बल mg। तो इस पे जो नेट बल लगेगा बच्चों वो हो जाएगा x माइनस mg, क्योंकि एक बल ऊपर की तरफ है दूसरा नीचे की तरफ है और दिशा विपरीत होने के कारण वो घट जाएगा। तो नेट बल यह बराबर हो जाएगा x माइनस mg। तो यफ की जगह पे बच्चों हम लिख सकते हैं m इंटू ए, और यहाँ लिख देंगे x माइनस mg। mg को अगर बच्चों इधर कर दूं तो x बराबर हमारा आ जाएगा ma प्लस mg। यम बच्चों दोनों में कॉमन कर लेते हैं हम लोग, तो हमारा ब्रैकेट में आ जाएगा a प्लस g। अब बच्चों अगर आपको एक टॉपिक याद हो गतिमान लिफ्ट में आभासी भार, तो वहां पे बच्चों मैंने आप लोगों को बताया था जब कोई लिफ्ट त्वरित गति से या किसी त्वरण के अंतर्गत ऊपर जाता है तो उसका जो भार होता है उस पर लगने वाला जो बल होता है नेट बल वो होता है R बराबर, वहां पे दिखाया गया m इंटू ए प्लस जी। सेम वही कंडीशन देखो बच्चों बन के आ रहा है m इंटू ए प्लस जी करके। तो हम लोग मान रख देते हैं बच्चों यहाँ पे, मान कितना हो जाएगा बच्चों, m का मान कितना दिया गया, रॉकेट का वजन 10,000 किलोग्राम, त्वरण ए कितना दिया गया था बच्चों 6 दिया गया था त्वरण का मान, और गुरुत्वीय त्वरण का मान तो बच्चों ये आपके ऊपर, आप 9.8 या आसानी के लिए 10 भी रख सकते हैं, जैसा सुविधा पड़े। हम आसानी के लिए 10 ले रहे हैं बच्चों, तो ये जगह 10 6 16 गुणे 10 कितना हो जाएगा, 16 गुणे 16 आ जाएगा हमारा सीधे। तो बच्चों हमारा आंसर आ जाएगा 1,60,000 न्यूटन। 1,60,000 न्यूटन इतना बल लगेगा इस पे शुरू में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों हम लोग। अगला क्वेश्चन है एक मशीन गन 40 ग्राम द्रव्यमान की गोली को 120 मीटर प्रति सेकंड की वेग से दागती है। इसे पकड़ने वाला व्यक्ति बंदूक पर अधिकतम 144 न्यूटन का बल लगा सकता है। तो गोलियों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिनको प्रति सेकंड में दागा जा सकता है। अब बच्चों क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास एक मशीन गन है, तो चलो बच्चों पहले अपना एक मशीन गन लेके आ ही जाते हैं। ये बच्चों आ गया हमारा मशीन गन। कोई डर के भाग तो नहीं रहा मशीन गन देख के, भागना मत बच्चों, ये नकली वाला गन है, चलने वाला गन नहीं है। तो ये तो बच्चों हमारा मशीन गन। अब क्वेश्चन हम देखते हैं क्या करा था। कह रहा बच्चों मशीन गन 40 ग्राम द्रव्यमान की गोली को 120 मीटर प्रति सेकंड के वेग से दाग रहा है। तो बच्चों गोली का वजन यहाँ कितना दे दिया है, गोली का वजन दे दिया है, गोली का द्रव्यमान ये दे दिया है बच्चों कितना, 40 ग्राम, या किलोग्राम में आप बदलेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा हमारा 40/1000 किलोग्राम। बदलने के लिए 1000 से भाग कर देंगे।
अब गोली का वेग दिया है 120 मीटर प्रति सेकंड, तो जो दागने से पहले वेग 0 था, तो गोली का प्रारंभिक वेग u कितना होगा 0, और अंतिम वेग होगा बच्चों कितना v 120 मीटर प्रति सेकंड। बंदूक या गन को पकड़ के फायर कर रहा है। अब बच्चों क्वेश्चन क्या कह रहा है, मान लेते हैं हमारा बच्चे जो प्यारा दुलारा सा चूहा है ये गन चला रहा है और बेचारे की इतनी ही ताकत है कि ये गन पर केवल मैक्सिमम 144 न्यूटन का ही बल लगा सकता है। बच्चों होता क्या, जब हम लोग गन से फायर करते हैं तो फायर होने के बाद गन से हमें झटका लगता है, तो उस झटके को संभालने के लिए हमें फोर्स लगाना पड़ता है। तो अब चूहा जो बेचारा समझ लो वो 140 न्यूटन का फोर्स लगा सकता है मैक्सिमम, और जब हम लोग बुलेट दागेंगे तो बुलेट कुछ बल लगाएगा। अगर उस बुलेट के दागने से जो बल लग रहा है वो अगर 144 से ज़्यादा लग गया तब तो बच्चों हम लोग उसको संभाल नहीं पाएंगे। अगर वो बल 144 न्यूटन से कम लग रहा तब तो हम लोग संभाल सकते हैं। तो पहले तो बच्चों हम लोग ये पता कर लें कि एक बुलेट दागने पर कितना बल लगेगा, हम लोग ये पता कर लेते हैं। तो एक बुलेट दागने पर, एक गोली दागने पर लगने वाला बल ज्ञात कर लेते हैं। तो बच्चों हमें पता है न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम से बाह्य बल जो होता है बच्चों वो संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है। तो बाह्य बल F बराबर होता है m v माइनस u बटे डेल्टा t, यानी कि संवेग परिवर्तन की दर। तो बच्चों हमें पता करना एक सेकंड में जब हम लोग बुलेट दागेंगे तो कितना फोर्स लगा रहा है वो पता करना। तो समय हम लोग कितना रखेंगे बच्चों, टाइम रखेंगे 1 सेकंड, क्योंकि प्रति सेकंड के लिए ज्ञात करना है हमें। संवेग परिवर्तन कितना हो रहा है बच्चों, m दिया गया क्वेश्चन में 40 ग्राम, तो इसकी जगह हम लोग रखेंगे 40 बटे 1000, तो नीचे आ जाएगा 1000 गुणे v माइनस u, तो वेग बच्चों 120 माइनस प्रारंभिक वेग 0। तो ये बच्चों हल करने पे हमारा कितना आ जाएगा, F बराबर आ जाएगा 40 गुणे 120 बटे 1000, 2 जीरो से 2 जीरो बच्चों कट गया हमारा, और ये F का मान आ गया कट पिट के 4.8 न्यूटन। इसका मतलब बच्चों हम लोग जब एक बुलेट दागेंगे हम लोग गन से तो एक बुलेट 4.8 न्यूटन का बल लगाएगा। यानी हम लोग इसको तो आसानी से झेल सकते हैं, लेकिन हमसे पूछा मैक्सिमम कितना बुलेट दाग दें कि व्यक्ति आसानी से उसको संभाल सके। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, टोटल हमारे पास बल कितना है, टोटल बल हमारे पास 144 न्यूटन जो लगा सकते हैं हम लोग, और एक बुलेट से लग रहा कितना बल 4.8 न्यूटन का, तो इसी से हम लोग भाग कर देंगे बच्चों, जितनी बार जाएगा उतना बुलेट हम लोग 1 सेकंड में दाग सकते हैं। तो ये भाग करने पे आपका जाएगा 30 बार बच्चों, 4 तिहाइयों से भी 12 हो जाएगा लगभग, तो ये 30 बार जाएगा, भाग करके आप लोग चेक कर सकते हैं। तो फायर की जा सकने वाली गोली की संख्या जो अधिकतम हम लोग फायर कर सकते हैं वो होगा बच्चों 30 गोली, यही आंसर हो जाएगा। 1 सेकंड में बच्चों हम लोग मैक्सिमम 30 गोली दाग सकते हैं, क्योंकि अगर 30 गोली दागेंगे बच्चों तो इस 30 गोली कारण जो बल लग रहा है, देखो चेक करो, एक गोली के दागने से बल लग रहा है कितना लग रहा है हमारा 4.8 न्यूटन का, तो 30 से कितना लगेगा, 30 के दागने से लगेगा 30 गुणे 4.8 न्यूटन। तो जब ये गुणा करोगे तो आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों 8 त्रिक 24 के 4 हासिल
2 और 4 3 12 2 14 144 न्यूटन, जो कि इतने के हमसे क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही पूछा गया है कि कितना मैक्सिमम दाग सकता है, तो मैक्सिमम 30, क्योंकि 30 गोलियों का जो बल है वो 144 न्यूटन के बराबर है। अब मैक्सिमम गन चलाने वाला व्यक्ति भी इतना ही बल लगा सकता है। तो ये तो हो गया हमारा बच्चों आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन दिया है, समुद्री दुर्घटना में फंसे 70 किलोग्राम के एक व्यक्ति को हेलीकॉप्टर के द्वारा रस्सी की सहायता से ऊपर उठाया जा रहा है। तो लो बच्चों, हम लोग पहले हेलीकॉप्टर ही एक बना देते हैं समझने के लिए। ये बच्चों आ गया हमारा हेलीकॉप्टर। तो क्वेश्चन बच्चों क्या कह रहा है? कह रहा है एक समुद्री दुर्घटना में सत्तर किलोग्राम के एक व्यक्ति को हेलीकॉप्टर के द्वारा रस्सी की सहायता से ऊपर उठाया जा रहा है। तो बच्चों मानते हैं हमारा हो गया हेलीकॉप्टर, और यहाँ पे बना देते हैं एक रस्सी बंधा हुआ ये, और इस रस्सी से हम लोग किसी व्यक्ति को ऊपर उठा रहे हैं। चलो एक व्यक्ति भी दिखा देते हैं। ये कोई व्यक्ति होगा जिसको बच्चों हम लोग रस्सी से ऊपर उठा रहे हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है रस्सी अधिक से अधिक 100 किलोग्राम भार का तनाव सह सकता है। रस्सी का तनाव बच्चों कितना दे दिया है? तो एक चीज़ बच्चों ध्यान देना, तनाव भी एक प्रकार का बल ही होता है। तनाव एक प्रकार का बल होता है, ये कोई नया चीज़ नहीं है। तो तनाव बल अधिकतम दिया टी मैक्स, ये दे दिया आपको 100 किलोग्राम भार। तो इसको न्यूटन में बदल देते हैं, और न्यूटन में बदलने के लिए 9.8 से गुणा कर देंगे, क्योंकि भार शब्द लिख दिया बगल में। तो ये गुणा करने पे हमारा बच्चों कितना आ जाएगा? 980 न्यूटन। रस्सी अधिकतम 980 न्यूटन का बल सह सकता है, ये क्वेश्चन में दे दिया है। और इस आदमी का द्रव्यमान कितना दिया? 70 किलोग्राम। बेचारा बड़ा हल्का है। और देखते हैं आगे क्या दिया है। कह रहा है हेलीकॉप्टर को कितने अधिक से अधिक त्वरण से ऊपर उठाना चाहिए जिससे रस्सी टूटे ना, क्योंकि बच्चों अगर रस्सी पे बहुत ज़्यादा बल लगेगा तो टूट जाएगा। और रस्सी कितना बल सह सकता है? 980 न्यूटन। तो मान लेते हैं हम लोग बच्चों, तो हम लोग हेलीकॉप्टर को स्मॉल ए त्वरण से ऊपर उठा रहे हैं। तो अगर हम बच्चों हेलीकॉप्टर को स्मॉल ए त्वरण से ऊपर उठाएंगे, तब ऊपर की तरफ एक बल लगेगा आपका बच्चों, जो हेलीकॉप्टर को ऊपर उठा रहा है। अब बच्चों यहाँ ध्यान देना बल कितना लग रहा है। ये जो रस्सी है बच्चों, एक रस्सी पे एक तो बल लग रहा है तनाव बल टी खिंचाव के कारण, और एक तो लगेगा भार mg वाला। अगर हम पूछे बच्चों नेट बल कितना लग रहा है रस्सी पे, तो नेट बल जो हो जाएगा ये हो जाएगा बच्चों आपका F बराबर T माइनस mg। तनाव बल लगेगा बच्चों ऊपर की तरफ, क्योंकि आदमी लटका रस्सी को पकड़ के, तो इस पे तनाव बल लगेगा ऊपर की तरफ T, और नीचे की तरफ जो लग रहा है वो भार mg गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो नेट बल हो जाएगा बच्चों T माइनस mg। अब बल की जगह हम लोग इसे m इंटू ए लिख सकते हैं, और तनाव बल की जगह T mg को इधर कर देंगे तो जो T बराबर कितना आ जाएगा, या सीधे मान रख देते हैं, क्यों पक्षांतर करें। ज्ञात करना हमको त्वरण अधिकतम, तो m का मान कितना बच्चों? m का मान है 70 किलोग्राम, तो यहाँ रख देते हैं 70। त्वरण का मान a, t का मान है बच्चों 980 माइनस 70 का मान, ये m का मान 70 गुणे g का मान 9.8।
8। तो a बराबर हमारा कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 980 माइनस 70 गुणे 9.8 बटे 70। अब बच्चों जब आप इसको हल करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 4.2। या बच्चों अगर दिक्कत हो रहा है आपको हल करने में तो इसको आप ऐसे कर दे, 70 तोड़ दीजिए बच्चों, ये हो जाएगा 70 दोनों का बटे है तो ये हो जाएगा 980 बटे 70 अलग, फिर माइनस इधर हो जाएगा 70 गुणे 9.8 बटे 70, क्योंकि 70 बच्चों दोनों का बटे है तो दोनों के साथ लिख सकते हैं। अब यहाँ तो कट गया आसानी से, यहाँ तो कट गया आसानी से, इधर भाग करो, 1 0 से 1 0 कट गया, 7 से 98 में भाग करो बच्चों, कितनी बार जाएगा